हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टीना ने ये डाउट पूछा था कि उन्हें टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में बताना है। तो उसके बारे में वो चाहती थी कि मैं कुछ कंटेंट प्रिपेयर करूं। तो यहाँ पे वो कंटेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वैक्सीन के टाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैक्सीन के जब भी हम टाइप्स की बात करते हैं, बहुत सारे टाइप की वैक्सीन्स होती हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ जो मोस्ट कॉमन है वो बताने वाली हूँ। तो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के बारे में आपने सुना होगा। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है? तो नाम से पता चल रहा है, आप क्या करते हो, जो भी जर्म है, जर्म इन द सेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके भी खिलाफ आपने वैक्सीन बनानी है, तो उस पूरे जर्म को लेते हो। मतलब उसके अंदर से ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए लोगे या कुछ पार्ट लोगे, पूरे जर्म को लोगे, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लोगे और उसे किल कर दोगे। किल कैसे किया जाता है? हीट की या केमिकल्स की प्रेजेंस में। तो जब भी हम उसे किल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जब भी उस जर्म को हम बॉडी में डालेंगे वैक्सीन की तरह, तो उसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोला जाएगा। जो भी ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये चीज़ याद रखना, इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि इनएक्टिव कर दिया है आपने उस जर्म को। तो उसका जो भी पैथोजेनिक इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो बॉडी का जो भी इम्यून सिस्टम है उसे इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता रिस्पॉन्स, इसीलिए आपको बार बार इस वैक्सीन की डोजेस देनी पड़ती है बॉडी को। तो सेवरल डोजेस रिक्वायर्ड होती हैं एंड बूस्टर्स भी देने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक डोज से काम हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, बार बार डोजेस देनी होंगी और बूस्टर्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि आपने उस जर्म को बॉडी में डाला है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को बॉडी में डाला है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वापस से रिवर्ट हो जाए, रिवर्ट बैक कर जाए, यानी वापस से नॉर्मल बन जाए। अगर वो नॉर्मल बन जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि वो डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है। बट ये केसेस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, तो हम जनरली ये बोलते हैं कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ज़्यादातर डिजीज कॉज नहीं करती, तो इसीलिए सेफ होती हैं। क्योंकि ये उनके लिए सेफ होती हैं जिनका भी इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है या वीक है, तो उनको भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हम दे सकते हैं। बहुत रेयर चांसेस है कि वो वापस से रिवर्ट बैक करे, क्योंकि हीट किल करा है आपने उसे, वो इजीली वापस से रिवाइव नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, इन्फ्लुएंजा के लिए, फ्लू के लिए, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में आती है। नेक्स्ट टाइप की वैक्सीन जो आती है, इसका नाम है सब यूनिट वैक्सीन। अब सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कुछ सब यूनिट को हम यूज कर रहे हैं पैथोजन के। तो हम सिर्फ पैथोजन का एक पोर्शन या उसकी सब यूनिट यूज करते हैं वैक्सीन के अंदर और उसे बॉडी के अंदर डालते हैं। ये सब यूनिट क्या होती है? ये होती है एंटीजन। तो मतलब कि अगर वो पैथोजन इस तरीके का था, उसके अराउंड प्रोटीन कोट थी, अंदर डीएनए जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था, तो हम सिर्फ उसका सब यूनिट डाल रहे हैं। मान लो इतना सा पोर्शन डाल दिया आपने एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, तो इतनी सब यूनिट से ना वो वापस से रिवाइव कर पाएगा, ठीक है, और ना ही वो वापस से अपना सारा कंटेंट बना पाएगा, यानी वो प्रोलिफरेट भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सब यूनिट वैक्सीन्स के अंदर भी रिस्क कम होता है। जनरली हम एक छोटा सा पोर्शन तो लेते हैं, बट एक सिंगल एंटीजन नहीं होता, उसमें 1 से 20 एंटीजन्स हम डाल सकते हैं बॉडी के अंदर। इसके अंदर सबसे कॉमन जो वैक्सीन होती है वो होती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, उससे जो ये डिजीज होती है, इसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई वो सब यूनिट वैक्सीन है। ठीक है, 2 टाइप्स मैंने आपको बता दिया, अब तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा है लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन। तो समझ आ रहा है, लाइव मतलब जिंदा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन, बट अटेन्युएटेड है। अटेन्युएटेड इन द सेंस कि उसके अंदर आपने कुछ चेंजेस करे हैं, उसे वीक कर दिया है। ठीक है, जिंदा है बट वीक स्टेज में है। तो ये याद रखना, क्योंकि वो जिंदा है इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत जल्दी उसे डिटेक्ट कर लेता है, इसीलिए ये वाली वैक्सीन्स काफी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं।
तो इसके लिए रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी बॉडी जो है वो शो करती है, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी और इसीलिए इसके लिए 1 या 2 डोज़ेज़ की ही रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट चांसेस क्या है, वीक है वो पैथोजन, अगर उसे एम्बिएंट कंडीशंस मिली, ऑप्टिमम कंडीशंस मिली तो वापस से रिवाइव करेगा, इसीलिए चांसेस डिजीज के ज़्यादा होते हैं यहाँ। ठीक है, इफेक्टिव तो है ही लेकिन डिजीज होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और क्योंकि लाइव है, आपको उसे जिंदा रखना है, आपको उसे रेफ्रिजरेशन उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसे ठंडे टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में रखना पड़ेगा और लाइट से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो वापस से एक्टिवेट ना हो जाए। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में वीक करा हुआ है आपने, वापस से आप नहीं चाहते कि वो वापस से एक्टिव हो जाए, तो इसीलिए ये सारी प्रोटेक्शन आपको देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल इसका एमएमआर आता है, एमएमआर मेनली बोला जाता है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, तो इनके लिए जो भी वैक्सीन बनाई जाती है वो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन में आती है। नेक्स्ट टाइप अगर हम डिस्कस करें तो वो है कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट कौन सी होती है, नाम से पता चल रहा है कुछ चीजों को जोड़ा हुआ है, कॉन्जुगेशन का मतलब जोड़ना होता है ना, तो कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है जिसके अंदर हम जर्म का, पैथोजन का पॉलीसेकेराइड लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे प्रोटीन या डीएनए, आरएनए का हम यूज नहीं कर रहे, कार्बोहाइड्रेट का यूज कर रहे हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी डिटेक्ट नहीं करती है, उसको मतलब पैथोजेनिक नहीं मानती है, उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करती इजीली, तो इसीलिए हम पॉलीसेकेराइड को एक प्रोटीन के साथ अटैच कर देते हैं एंड ये प्रोटीन स्ट्रांग होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो आपने कॉन्जुगेट करा है वैक्सीन को, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन, इस कॉम्बिनेशन को डाला है बॉडी के अंदर, इसीलिए स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसमें HIV आता है, HIV वैक्सीन जो होती है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा के लिए होती है, तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कॉन्जुगेट वैक्सीन इसे बोला जाता है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। नेक्स्ट टाइप की जो वैक्सीन होती है उसे बोलते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। ये भी बहुत कॉमन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नेट के एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको ये सारे टाइप्स के बीच में डिफरेंसेस अच्छे से पता होने चाहिए। टॉक्सॉइड कौन सी वैक्सीन होगी, टॉक्सिन आपने सुना है, अब कुछ बैक्टीरिया या कुछ पैथोजेंस जो हैं कुछ टॉक्सिन सिक्रीट करते रहते हैं, एंड इफ दोज टॉक्सिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज देन ओनली वी कैन यूज टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। टॉक्सॉइड वैक्सीन सिर्फ टॉक्सिन सिक्रीशन की वजह से होने वाली डिजीजेस में ही काम करती है, बाकी सब में नहीं, याद रखना। एंड इसमें क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया का टॉक्सिन निकालते हैं और उसे इनएक्टिवेट करके बॉडी के अंदर डाल देते हैं। इनएक्टिवेशन कैसे, बाय इट्स ट्रीटमेंट विद फॉर्मेलिन, तो फॉर्मेलिन इज द केमिकल विच इज बीइंग यूज्ड हियर। ठीक है, तो टॉक्सिन्स लिए बैक्टीरिया से निकाले और उसे फॉर्मेलिन से इनएक्टिव कर दिया, और फिर वो जो भी वैक्सीन बनी उसे टॉक्सॉइड वैक्सीन बोला जा रहा है। एग्जाम्पल इसमें टेटनस और डिप्थीरिया की वैक्सीन आती हैं। ये दोनों जो होते हैं बैक्टीरिया से होने वाले हैं और टॉक्सिन सिक्रीशन की वजह से ये डिजीजेज होती हैं, इसीलिए उसके लिए ये वैक्सीन का यूज किया जाता है। देन वी हैव डीएनए वैक्सीन्स। डीएनए वैक्सीन्स को मॉडर्न वैक्सीन्स बोलते हैं टीना, याद रखना, आपने पूछा था रिकॉम्बिनेंट एंड मॉडर्न वैक्सीन्स, बट मैं सारी करवा रही हूँ जितनी भी होती हैं। मॉडर्न वाली डीएनए वाली होती हैं, थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी इन्हें बोला जाता है। एंड ये जो है ये मेनली उस पर्टिकुलर पैथोजन के डीएनए से बनाई जाती हैं, तो उस पैथोजन का डीएनए लोगे आप, उसकी रेप्लिकेशन करवाओगे, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर बॉडी के अंदर डाल दोगे। अब आप सोचोगे कि आपने डीएनए डाल दिया है एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वो पूरा वायरस बैक्टीरिया बनाने के कैपेबल है। ठीक है, तो हाँ ऐसा होता है, बट क्या है कि ये जो भी वैक्सीन्स होती हैं इनसे प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस पर्टिकुलर बॉडी को ये पता चल जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और वो उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर बनाएगी, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है, तो बेटर प्रोटेक्शन मिलेगी एंड डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि बॉडी के अंदर डीएनए गया है एंड उस डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिएजेस भी हमारी बॉडी में हैं,
तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो जाके और बहुत ज़्यादा हार्म कर देगा बॉडी को। इसमें एग्जाम्पल हर्पीज और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन्स आती हैं, वो डीएनए वैक्सीन्स हैं। लास्ट टाइप की जो वैक्सीन होती है उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन बोलते हैं, या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोल देते हैं हम नॉर्मली। ये सेकेंड जनरेशन में आती है, ठीक है। थर्ड वो मॉडर्न वाली थी, डीएनए वाली। अब रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी होस्ट को यूज करोगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वैक्सीन्स, एंड ये होस्ट जनरली बैक्टीरिया, यीस्ट होता है, बट मैमल्स भी हो सकते हैं, मैमल के सेल्स भी यूज कर सकते हैं हम। इसके अंदर हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, उसका स्मॉल पीस ऑफ डीएनए लेंगे, वेक्टर सेल के अंदर डाल देंगे। वेक्टर सेल यही है बैक्टीरिया, यीस्ट या मैमल का सेल जो मैंने बताया। और जो भी उससे प्रोटीन प्रोड्यूस हुए, क्योंकि वो प्रोटीन हमने हेट्रोलोगस एक्सप्रेशन सिस्टम्स में बनाए हैं। हेट्रोलोगस मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म का वो डीएनए था उसके अंदर प्रोटीन नहीं बनवाए हमने, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए डाल के फिर प्रोटीन बनवाया है। तो हेट्रोलोगस एक्सप्रेशन सिस्टम बोलते हैं इसे। तो वहां बनवाते हैं प्रोटीन, इसीलिए उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। और फिर उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करके बॉडी के अंदर डालेंगे वैक्सीन की तरह। तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन होती है। इसका एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वाला आता है और एचपीवी आता है, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वाला बोलते हैं। तो इसकी जो वैक्सीन होती है वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन होती है। आई होप टीना कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई हो। बाकी इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी सब भी किसी का कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय।